आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्राई इंफॉर्मेशन चैनल के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन और सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 2022 का जो ही इख्तिताम हुआ वो अपने साथ माजी की एक और किताब बंद करके अपनी यादों की अलमारी में रख ली। 2023 की पहली पो जैसे ही फूटी तो हर किसी ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इल्तिजा की कि ये साल तमाम मुसलमान भाइयों के लिए कामयाबी, तरक्की, मुल्क पाकिस्तान की तरक्की, अफवाज पाकिस्तान की तरक्की और कदम कदम पर कामयाबियों कामरानियां अता फरमाए। 2022 का जूं ही सूरज गरूब हुआ तो मेरी आंखों के सामने एक ऐसा दिल खराश वाक़या पेश आया कि जिनको मैं अगर अपनी लफ्ज़ों में बयान करना चाहूँ तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अभी हम बैठे 2023 के बारे में सोच ही रहे थे कि नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो 2023 में है, क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं और समझ लें कि एक दिन में एक कदम और 365 कदम जो है ना वो हमारे लिए चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। कहीं पे हम लड़खड़ा जाते हैं, कहीं पे परेशान हो जाते हैं, कहीं किसी मुसीबत में फंस जाते हैं, किसी कदम पे हम मायूस हो जाते हैं और किसी कदम पे हम अपने अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र बजा लाते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं। एक ऐसा वाक़या, एक ऐसा इंसिडेंट, कहीं पर लोग खुशियां मना रहे थे नए साल की तो कहीं पे सफ़े मातम बिछा हुआ था। रोड के ऊपर मैंने एक अपना व्हाट्सएप स्टेटस भी लगाया था कि मेरा जो नेक्स्ट व्लॉग होगा वो रेस्क्यू 1122 के ऊपर होगा। तो बाज़ दोस्तों ने सवालात किए कि क्या मामला है, क्या मसला है, और एक स्लोगन भी मैंने अपडेट किया था कि रेस्क्यू 1122 मुर्दाबाद। मोस्टली जिद्दत का दौर है, हर किसी के पास अपनी सवारियां हैं, तो मेरे ख्याल में इसकी ज़रूरत उनको पड़ती है जो ज़रूरतमंद है, और उस ज़रूरतमंद तक भी ये अगर अपनी मदद ना पहुंचा सके, उनकी मदद ना कर सकें, तो हमारे टैक्सों से ये चलने वाले इदारे गवर्नमेंट बंद कर दे, हमें कोई एतराज़ नहीं है। क्या रेस्क्यू 1122 नहीं थी तो इससे पहले लोग ट्रैवल नहीं करते थे, लोगों के ऊपर आफतें नहीं आती थी, लोग मुसीबतों में नहीं गिरे होते थे, वो अपनी मदद आपके तहत एक दूसरे को रेस्क्यू करते थे। ये तो अभी परवेज़ इलाही साहब जो हैं इसके मौजूद हैं, इनको लाने वाले हैं। ये मेरा दूसरा वाक़या है रेस्क्यू 1122 के साथ। पिछले साल इन्हीं दिनों में, सर्दियों के दिन थे, हमारे एक कॉलीग का एक्सीडेंट हुआ, तो वहाँ से भी रेस्क्यू 1122 का ऑफिस और जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ था वो तकरीबन कोई 2 से 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस था। वहाँ पे पहुँचे, वहाँ पे कॉल की, हालांकि मेन रोड है, उस उल्लू के पट्टे को मेन रोड के ऊपर भी वो कह रहा है कि मुझे लोकेशन बताएं। मुझे बड़ा गुस्सा आया, बड़ा हाइपर हुआ। खैर, हम चौंके 7-8 किलोमीटर दूर बैठे थे, हम गए, अपने उस कॉलीग को रेस्क्यू किया। रेस्क्यू ऑफिस गए तो उन्होंने कहा जी गाड़ियाँ मौजूद नहीं, एमरजेंसी में थे। ले गए अपने कॉलीग को, जाके हमने रेस्क्यू फर्स्ट एड जो है वो हॉस्पिटल से दिलवाई, बड़ा कर के उनको फ्री किया। नेक्स्ट डे मुझे कॉल आई इनके हेड ऑफिस से, तो मैंने उसको कहा कि अगर आप मेरी कंप्लेन लेते हैं तो आप हल्फन कहें कि आप इनके खिलाफ एक्शन लेंगे, क्योंकि वो छोटे रैंक का स्टाफ था। तो उसने माजरत कर ली। मैंने कहा फिर अपने किसी ऑफिसर से बात करो। उसने अपने किसी ऑफिसर से बात करवाई तो मैंने उनको भी यही अल्फाज थे। खैर बहरहाल व्हाट्स ऑन, मैंने वो मामला वहीं पे छोड़ दिया।
31 दिसंबर मगरिब के वक्त मेरी आंखों के सामने एक एक्सीडेंट हुआ रोड के ऊपर। एक कुत्ता जो है वो आगे आ गया। मैं तकरीबन इस इंसिडेंट पे 5-7 मिनट लेट पहुंचा हूँ। एक दोस्त की कॉल आई कि ऐसे ऐसे आपके ऑफिस के सामने ये मामला हो गया, तो मैं गया। मैंने जाके रेस्क्यू 1122 पे कॉल की, तो मुझसे पहले भी कोई 2-3 लोग उन्हें कॉल कर चुके थे। अब इस इंसिडेंट और रेस्क्यू 1122 का जो डिस्टेंस है ऑफिस का, मेरे ऑफिस से तकरीबन बामुश्किल कोई 1.5 पौने 2 किलोमीटर अगर आप जो है वो गदर एड़ी पे भी आए तो मेरे ख्याल में कोई 4 से 5 मिनट या 7 मिनट लग जाते हैं। कॉल की, मैंने उनको बताया, मैंने कहा जी कंडीशन जो है ना वो बड़ी क्रिटिकल है, तो काइंडली आप जो है ना वो किसी को मूव करवाएं। फर्स्ट प्रायोरिटी मैंने कहा गाड़ी मूव करवाएं। अगर गाड़ी आप लोगों के पास अवेलेबल नहीं है तो फिर किसी मोटरसाइकिलिस्ट पर्सन को मूव करवाएं, ताकि जो इंजर्ड पर्सन है, विक्टिम है, उसको जो है फर्स्ट एड दी जाए। मेरी कॉल करने के कोई 10 मिनट बाद मोटरसाइकिल वाले साहब आए। उन्होंने जो है आके उसको देखा तो उस वक्त वो एक्सपायर हो चुका था, क्योंकि उसकी जो ब्लीडिंग की कंडीशन थी मेरी आंखों के सामने थी। मैं देख रहा था कि उसकी जो ब्रीथिंग जो ले रहा था ना वो शख्स, उसके ब्रीथ सांस के जरिए जो है वो ब्लीडिंग अंदर जा रही थी। सांस जो है वो बड़ी खतरनाक होती है। चोट उसको बड़ी शदीद लगी थी सर में, और उसके कानों से भी खून आ रहा था। ठीक कोई 16 मिनट बाद मुझे एक ऑफिसर की कॉल आई, मैं जी अभी एम्बुलेंस हम रेलवे रोड पे हैं, तो ठीक आपके पास जो है ना हम 10 से 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। रेलवे रोड और मेरा ऑफिस, अगर इसका मैं आपको डिस्टेंस बताऊं तो ये भी कोई ऐसे तकरीबन 3-3.5 किलोमीटर बनता है। एम्बुलेंस आई, उस बंदे को जनाब उन्होंने रेस्क्यू किया। रेस्क्यू करने के बाद जो है उसको उन्होंने एम्बुलेंस में डाला। अब उसके जो वर्सा थे वो नहीं मिल रहे थे, वर्सा की तलाश जारी थी। खैर बहरहाल लेके चले गए। रेस्क्यू 1122 के ऊपर मेरा व्लॉग करने का मकसद ये है कि आप लोग, मैं सारा दिन देखता हूँ, सारा दिन रोड के ऊपर मैं देखता हूँ इनकी एम्बुलेंसें जो हैं वो साइडों पे खड़ी होती हैं, या ये अपने पर्पस के लिए यूज कर रहे होते हैं। मोटरसाइकिलिस्ट जो हैं इनके, वो मैं देखता हूँ अक्सर इनके घरों के बाहर वो मोटरसाइकिलें खड़ी होती हैं और ये साहिबान अपने घरों में बैठे अपनी ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे होते हैं। वो नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है ना 2-4 बंदे मेरी नज़र में हैं, मैं उनकी भी वीडियो बनाऊंगा। उनके घर के बाहर उनके खड़ी हुई मोटरसाइकिलों की मैं इंशाल्लाह वीडियो बना के आप लोगों के सामने पेश करूंगा। मुझे बहुत अफसोस होता है कि हम ऐसी कौम है, हमारे पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं उन सब का खर्चा जो है हम अपनी जेब से पे कर रहे हैं। ये सब हमारे टैक्सों से पल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हमें सहूलियात ना मिले तो फिर अफसोस नहीं सद अफसोस होता है। और डॉक्टर रिजवान साहब से मैं उनको मुखातिब करके ये कहना चाहूंगा, जो डीजी रेस्क्यू 1122 है, इनका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। अपनी टीम के ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। सरकारी गाड़ियां अपने पर्पस के लिए ये लोग यूज कर रहे होते हैं। अपने बच्चों को स्कूल छोड़, मैं देखता हूँ डेली बेसिस पे, मैं देखता हूँ कि ये गाड़ियां जो है इनके बच्चों को भर के लेके जा रही होती है। ये अवाम की एम्बुलेंस है, ये अवाम की रेस्क्यू के लिए, ना कि आपके फैमिली मेंबर्स को रेस्क्यू करने के लिए। आप अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए भी वो एम्बुलेंस यूज हो रही होती है, स्कूल से लाने के लिए भी वही एम्बुलेंस यूज हो रही होती है। ये कहाँ का कानून है, किधर का ये रूल है? पिछले दिनों मैं एक फॉरेन की वीडियो देख रहा था। एक मोहतरमा पुलिस चीफ थी और उसका किसी ने तारुफ करवा दिया, किसी पुलिस वाले ने रोका होगा, उसने तारुफ करवा दिया, तो उसने कहा कि आज मैं ये नौकरी करने की हकदार नहीं हूं, मैं रिजाइन करती हूँ। गैर मुल्कों में इंसानियत को तरजीह दी जाती है और यहां पर आप अपने आप को तरजीह दे रहे हैं इंसानियत के तेल लेने। किसी के दिल में इंसानियत का दर्द नहीं है।
اور مجھے یہ الفاظ کہتے ہوئے بڑی شرمندگی سی محسوس ہو رہی ہے کہ ہمارے ہی ٹیکسوں سے پلتے ہیں، ہمارے ہی ٹیکسوں سے ان کے گھر کے چولہے جلتے ہیں. اس مزدور کا کیا قصور ہے جو بیچارہ 800 روپے کماتا ہے، اپنے گھر کا چولہا بھی جلاتا ہے اور آپ لوگوں کو ٹیکس بھی دے رہا ہوتا ہے. اور اس تک بھی ہم اپنی مدد اگر نہ پہنچا سکیں، یہ ادارے اگر اس کو بھی ریسکیو نہ کریں، تو میرے خیال میں ان اداروں کو پاکستان میں کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. میں اینڈ پہ وہ ویڈیو بھی لگا رہا ہوں، آپ وہ دیکھیے گا اس وکٹم کی، اور دعا گو ہوں اور آپ لوگوں سے بھی التماس کرتا ہوں کہ اس مرحوم کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور کل شریف پڑھ کر اس کی روح کو اصالِ ثواب کریں. اور میرا چینل سبسکرائب کریں. جو نئے ویورز حضرات ہیں وہ برائے مہربانی سبسکرائب کریں، کیونکہ ویورز جو ہیں وہ روز بروز بڑھ رہے ہیں اور جو سبسکرائبرز ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.